हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लूसेंट हिंदी। ये लूसेंट हिंदी का चैप्टर नंबर 1 है और ये पूरा चैप्टर कंप्लीट है। मतलब कि वर्णमाला का जो चैप्टर नंबर 1 है ये पूरा चैप्टर है। ये लगभग 16 पेज का है। 16 पेज का तो नहीं है, 4 पेज का है। 16 पेज में इसकी PDF बनी है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और एक पार्ट को देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाषा संस्कृत की भाष शब्द से बना है, यानी कि जो भाषा शब्द है ये संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है, यानी कि जो भाषा की इकाई है वह है वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य होती है। उसके बाद उपवाक्य से भी छोटी होती है पदबंध। फिर पदबंध से छोटी इकाई पद होती है। पद से छोटी इकाई अक्षर होता है और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड है। राम शब्द में 2 अक्षर जैसे कि रा और माँ एवं 4 वर्ण हैं। वर्ण होती है सबसे छोटी इकाई। अब देखिए इसको यहीं से उल्टा स्टार्ट करते हैं। जो वर्ण होती है ये सबसे छोटी इकाई होती है, यानी कि रा, आधा रा, ये वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये वर्ण है, ये वर्ण है, यानी ये सबसे छोटी इकाई जिसको और नहीं तोड़ा जा सकता। ठीक है। उसके बाद आता है अक्षर। अक्षर होते हैं ये, जैसे कि ये रा और माँ 2 अक्षर हो गए। इसी को हम जब हमने पूरा राम एक साथ मिलाकर रखा, ये जो है ये है शब्द। इसके बाद आता है पदबंध। शब्द को ही पद कहते हैं। फिर पदबंध जो 2 या 3 शब्दों से मिलकर बनता है। उसके बाद उपवाक्य आता है। फिर वाक्य। वाक्य एक कंप्लीट सेंस होता है, जैसे कि यहाँ पे एक वाक्य लिखा है। उपवाक्य छोटे वाक्य होते हैं। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं, वर्णमाला। वर्णमाला वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि या वर्ड है। ध्वनि या फिर वर्ड जो होती है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। ध्वनि जो होती है वो वर्ड का उच्चारित कथित रूप है और वर्ड ध्वनि का लिखित रूप है। यानी कि जब हम लिखेंगे, अक्षरों को लिखेंगे तो हम उन्हें वर्ड कहेंगे और जब उन्हीं को बोलेंगे तो ध्वनि कहेंगे। यानी कि हम जब का से या तक लिखते हैं, जो अक्षरों को लिखते हैं उन्हें हम कहते हैं वर्ड, और उन्हीं को जब हम बोलते हैं तो उन्हें बोलते हैं ध्वनि। आगे बढ़ते हैं, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी जितने भी वर्ण होते हैं उनको सबको मिला दिया जाता है, जैसे का से लेके ज्ञा तक या आ से ज्ञा तक, तो उन्हीं को हम कहते हैं वर्णमाला। वर्ण के अंदर सारे शब्द आ जाते हैं, सारे अक्षर आ जाते हैं, जैसे कि आ से लेकर ज्ञा तक। स्वर और व्यंजन बाद में अलग किए जाते हैं, यानी स्वर और व्यंजन दोनों वर्णमाला के अंदर आते हैं। आगे देखते हैं, मानक हिंदी वर्णमाला। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, यानी जिनको हम बोल सकते हैं, बोलने के आधार पर 45 वर्ण हैं, यानी 45। उसमें से भी 10 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं। लेखन के आधार पर, यानी जिनको हम लिख सकते हैं, उनके आधार पर 52 वर्ण हैं। पर हम बोल सिर्फ 45 को ही सकते हैं और लिख हम 52 को सकते हैं, जिसमें से 13 स्वर हैं और 35 व्यंजन हैं और 4 संयुक्त व्यंजन हैं। इसके बारे में हम अभी धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। आपको डरना नहीं है कि हमें समझ में नहीं आ रहा है, एकदम से नहीं आएगा। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको अपने आप सब कुछ समझ में आने लगेगा। बस वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये देखिए, ये और ये, इन दोनों को छोड़ के, इन तीनों को छोड़ के ये सब है स्वर, और इन तीनों को मिला देंगे तो देखिए जो हम लिखने वाला होता है, जो बोलने वाले होते हैं वो ये होते हैं। ये जो हैं ये बोलने वाले हैं और ये हैं लिखने वाले। इनको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि 10 स्वर और यहाँ पे दिया है 10 स्वर, तो वो इन्हीं स्वर की बात की गई है। और जब बोल रहा है यहाँ 13 स्वर, तो इनको भी मिला दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए ये व्यंजन है, ये स्वर थे 13, जिसमें से 10 अलग है और 3 और जोड़ देंगे तो 13 हो जाएंगे। उसके बाद ये क वर्ग है, ख, ट, त, प, अंतस्थ, ये अंतस्थ व्यंजन इनको बोला जाता है। इनको ऊष्म व्यंजन, इन्हें संयुक्त व्यंजन बोला जाता है। ये जो संयुक्त व्यंजन होते हैं ये 2 अक्षरों से मिलकर, 2 वर्ड से मिलकर बने होते हैं। देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए जैसे कि ये जो छा है ये क और शा से बना है। जो त्रा है ता और रा से बना है। जो जा है वो ज्ञा और इया से बना है। फिर जो श्रा है वो श और रा से बना है। और यहाँ पे ये जो बना है ड़ा, ये भी इससे और इससे बना है, इन दोनों से मिलकर बना है। यानी कि ये जो ये है
ये इससे मिलकर बना है, ये इससे मिलकर ये बना है, इस तरह है। तो ये टोटल तो है 33, बट इन दोनों को मिला देते हैं तो ये हो जाता है 35 और उसके बाद 4 ये होते हैं। आगे हम पढ़ते हैं विदेशों से अग्रित ग्रहित ध्वनियाँ। ये लाइन से है पूरा, ठीक है, आप बस लाइन से देखते जाइए। अब विदेशों से हमने कौन कौन सी ध्वनियाँ ली हैं, तो ये जो का देख रहे हैं इसके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, तो ये भी विदेशों से लिए गए हैं सॉरी, पर इनमें से अब इनका प्रयोग नहीं होता है। ज और फ का अभी भी प्रयोग होता है। और ये जो अ है, जैसे कि आप डॉक्टर लिखा होता है तो उसमें भी ये लगता है अ की मात्रा। ये अर्धचंद्र बिंदु वाले वर्ड हैं और ये अरबी फारसी से लिए गए हैं और ये अंग्रेजी से लिए गए हैं। इनमें से ज और फ का अभी भी प्रयोग होता है, बाकी का प्रयोग अब नहीं होता है, ना के बराबर होता है। आगे देखते हैं हम नोट 1। वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, एक तो उच्चारण के आधार पर, दूसरा लिखने के आधार पर। 2 तरह से गणना यानी गिनते हैं हम वर्णों को। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर यानी बोलने के आधार पर जो गणना की जाती है उसको ही हम ज़्यादा उपयुक्त मानते हैं। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47 है, 10 स्वर हैं और 37 व्यंजन हैं। 35 हिंदी के मूल व्यंजन हैं और 2 आगत व्यंजन हैं, जैसे कि ये ज और फ, ये भी इनको भी इसमें शामिल किया गया है। ये हैं तो व्यंजन ही, ये आगत व्यंजन हैं। और आगे है छ, त्र, ज्ञ, र, श्र, एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था। आगे बढ़ते हैं लेखन के आधार पर। अब देखिए, लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग होते हैं, यानी कि जितने भी वर्ड होते हैं जिनको भी हम लिख सकते हैं उन सबको ही शामिल कर लेते हैं इसमें। आगे हम स्वर के बारे में पढ़ते हैं। ये स्वर का टॉपिक है। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड को स्वर कहते हैं, यानी कि जिनको भी हम स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं, उनमें कोई 2 वर्ड नहीं शामिल होते हैं, सिंगल वर्ड होता है, उसे हम बोलते हैं स्वर। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी जाती है, यानी कि परंपरागत रूप से तो ये 13 हैं, लेकिन जिनको हम बोल सकते हैं उच्चारण की दृष्टि से सिर्फ 10 ही स्वर है, जो कि ये हैं। स्वरों का वर्गीकरण। अब हम स्वरों को अगर बांटें, इन्हीं 10 स्वरों को जब हम बांटेंगे तो ये देखिए कैसे बांटते हैं। मात्रा, उच्चारण, काल के आधार पर, यानी कि किस तरह से हम उसको बोलते हैं, या मात्रा के आधार पर, या फिर उच्चारण के आधार पर, या काल के आधार पर कैसे बांटते हैं। तो देखते हैं ह्रस्व स्वर। यहाँ हम बोलने के आधार पर या मात्रा के आधार पर इन्हें बांट रहे हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी कि जिनको बोलने में बहुत कम समय लगता है और एक मात्रा का प्रयोग होता है, जैसे कि अ, ई, उ, इनके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है, चाहे तो आप इन्हें बोल कर भी देख सकते हैं। फिर है दीर्घ स्वर, जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, जैसे कि आ, ई, इन्हीं का बड़ा रूप है ये, तो आ, ई, उ। उसके बाद ए, ओ, अ। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, तो इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। एक होता है प्लुप्त स्वर, जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है, जैसे कि किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि अगर आप किसी को बुलाएंगे तो आप बोलेंगे राम, या नाटक, जैसे कि नाटक वगैरह जो प्ले किए जाते हैं उनमें भी इस तरह से बोला जाता है। जब हम किसी को लंबे सुर में बुलाएं तब उसे बोलते हैं प्लुप्त स्वर। आगे है जीभ के आधार पर। अब देखिए, इन्हीं स्वरों को हमने जीभ के आधार पर भी बांटा है। पहले हमने उच्चारण के आधार पर बांटा था, अब जीभ के आधार पर। तो जीभ के आधार पर है कि अग्र स्वर, यानी कि आगे की जीभ। जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग यानी आगे का भाग काम करता है, जैसे कि ई, ए। तो इन्हें आप साथ में बोलकर भी देखते रहिए। तो ये हो गए अग्र स्वर। नेक्स्ट है मध्य स्वर, यानी कि जब हम बोलें तो जीभ का मध्य भाग यानी बीच का भाग काम करे, जैसे कि आ। नेक्स्ट है पश्च स्वर, यानी जीभ का पश्च भाग यानी पीछे का भाग काम करता है, जिनके उच्चारण में बोलते समय, जैसे कि आ, उ, ओ, अ। नेक्स्ट है मुख द्वार। मुख विवर के खुलने के आधार पर, यानी कि हम किसी स्वर को जब बोलते हैं तो कितना मुंह खुलता है उसके आधार पर। तो एक है विवृत,
जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे कि आ में आप देखेंगे पूरा मुंह खुलता है, चाहे तो आप बोल के देखिए ऐसे। और नेक्स्ट है अर्धविवृत, यानी जिनमें आधा खुलता है। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे कि ए, ओ। फिर अर्ध संवृत यानी हाफ क्लोज्ड, आधा बंद रहे। इसमें पूरा खुला था, फिर आधा खुला था, अब इसमें आधा बंद रहेगा। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, जैसे कि ए, ओ, आधा बंद है। नेक्स्ट है संवृत, यानी कि क्लोज, जिसमें एकदम बंद रहता है, मुख द्वार लगभग पूरा ही बंद रहता है, यानी कि बहुत थोड़ा सा मुंह खुलेगा तब भी हम बोल सकते हैं इसको, जैसे कि ई, ऊ, इस तरह से। तो विवृत से आप समझ गए कि पूरा मुंह खुलता है, अर्धविवृत से यानी आधा मुंह खुलता है, अर्ध संवृत से यानी कि आधा बंद रहता है, और संवृत से यानी पूरा ही बंद रहता है लगभग। तो इस तरह भी हमने स्वरों को बांटा है। अभी तो हम बात सिर्फ स्वर की कर रहे हैं। अब देखिए वर्णों के उच्चारण स्थान, जो वर्ण है वो हम कहाँ से बोलते हैं। तो नासिका यानी नाक से जो बोलते हैं वो हम बोलते हैं अंग, अंग, य, ड़, न, पा, मा। इतने जो वर्ण हैं ये क्या होते हैं, नाक से बोले जाते हैं। फिर है दंतमूल से, दंतमूल से र और ल बोले जाते हैं, र, ल। दंतव्य, दंतव्य से ता वर्ग, यानी कि जो ता वर्ग होता है, ता, था, दा, ध, न, वो दंत से बोले जाता है। और सा, ये जो है ये दंत से बोले जाते हैं। फिर दंत और ओष्ठ, दंत यानी दांत होता है, दांत और ओठ दोनों का प्रयोग होता है, तो वो होता है वा में, व में। और ओष्ठ यानी ओठ से बोले जाए, तो ओठ से बोले जाता है ऊ को, ऊ, और पा वर्ग को, यानी पा, फा, बा, भा, मा। तो इसको में बोलते हैं ओष्ठ से यानी ओठ से। और ये ओष्ठ और कंठ यानी कि ओठ और गले से जिसको बोला जाए तो वो होते हैं ओ, अ, ओ, अ, ओ। तो ये ओठ और कंठ यानी गले से भी बोले जाते हैं दोनों। फिर है आगे मूर्धा, मूर्धन्य से जो बोले जाते हैं वो हैं मूर्धन्य, देखिए यहाँ पे है, इससे जो बोले जाते हैं, यानी कि जो नाक के अंदर से की तरफ जो है, यहाँ से जो बोले जा रहे हैं। तो ये होता है री, ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ड़। और है श। फिर है तालु यानी तालव्य से जो बोले जाते हैं, तो वो होते हैं ई, चा वर्ग, च, छ, ज, झ, ड़। य और शा, ये जो है ये तालु से बोले जाते हैं। तालु यानी जो ऊपर की साइड होता है उससे। बाकी हैं ये जो कंठ और तालु दोनों से बोले जाते हैं, तो ए यानी कि कंठ यानी गले से। और ये है कंठ, कंठे से आ, का वर्ग, का वर्ग, का वर्ग का मतलब होता है क, ख, ग, घ, ड़। ये जितने भी वर्ड है पांचों, तो सीधा इन्होंने का वर्ग लिख दिया है। आगे बढ़ते हैं ओठों की स्थिति के आधार पर। तो देखिए ओठों की स्थिति के आधार पर है आवृतमुखी। तो जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ आवृतमुखी या गोलाकार नहीं होते, यानी गोल ओठ नहीं खुलते हैं, थोड़ा सा चौड़े खुलते हैं, तो उनके आधार पर उन्हीं को बोलते हैं आवृतमुखी, जैसे कि अ, आ, ई, ए। नेक्स्ट है वृतमुखी। अब देखिए इनको जब बोलेंगे तो जो ओठ है वो गोल खुलेगी, एकदम गोल, जैसे उ, ओ, इस तरह से। फिर है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर, यानी कि हवा जो है वो नाक से निकल रही है या मुंह से निकल रही है, तो उनके आधार पर भी बांटा गया है स्वरों को। तो अभी तक हम सिर्फ स्वर पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं निर्नु, नासिक, मौखिक स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा जो है वो केवल मुंह से निकलती है, जैसे कि आप अपने मुंह के आगे हाथ लगा के देख सकते हैं कि जो मुंह से हवा है वो निकल रही है या नहीं निकल रही इन स्वरों को बोलने में, जैसे कि आ, ई, इस तरह से। आगे है अनुनासिक। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती है, जैसे कि आ, ई, इनमें चंद्र बिंदु भी लगा हुआ है, तो इसलिए ये तो वैसे भी अनुनासिक हैं। आगे है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन, यानी कि जो स्वर की तंत्रियां हैं उनमें जो सांस है वो कांपेगी, मतलब थोड़ा सा जैसे कि र, इस तरह से, जैसे कि
वो काँप कर आती हैं अंदर से, जैसे कंपन हो। तो स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं, यानी जितने भी स्वर हैं वो क्या हैं, सघोष ध्वनियाँ हैं। उनको बोलने में सघोष ध्वनियाँ निकलती हैं। आगे है प्राणत्व के स्थान आधार पर। प्राण का अर्थ है हवा। सभी स्वर अल्प प्राण होते हैं, यानी उनके उच्चारण में मुख से कम हवा निकलती है। यानी मुंह हवा निकलती तो है पर मुंह से कम निकलती है, क्योंकि जो स्वर होते हैं वो छोटे होते हैं, बहुत बड़े नहीं होते हैं। वो एक मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो प्राणत्व के स्थान आधार पर भी स्वरों को बांटा गया है।